जी स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आतिफ नसीम और हम डिस्कस कर रहे हैं ईटा 2018 मेडिकल का पेपर एमसीक्यूज का। और उसमें हम फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे जो कि मेजरमेंट्स के बारे में है। The speed v of a liquid in a tube depends on the change in pressure and the density of the liquid. The speed is given by an equation v is equal to k delta p divided by rho whole power n, where k is a constant and it has no units. Find the value of n. Students, ये क्वेश्चन जो है ये डायमेंशनल एनालिसिस का है और ये इक्वेशन आपके साथ तभी करेक्ट हो सकती है अगर आपके साथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो डायमेंशंस हैं अगर वो आपके साथ सेम हो। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन जो है वो तो हमें पता है कि मीटर पर सेकंड है। तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन भी आपके साथ मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप इस n पावर को रिमूव करके सिर्फ ये राइट हैंड साइड ले लें डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और इसको जरा बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करके आप इसका डायमेंशन जरा फाइंड करें। तो आपके साथ प्रेशर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और आपके साथ डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें और साथ में न्यूटन की जो वैल्यू है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो भी आप पुट कर दें और आप इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर दें तो आपके साथ इसका डायमेंशन आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अभी स्टूडेंट्स, आपने इस मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से वापस मीटर पर सेकंड लाना है जो कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है। तो इसलिए हमारे साथ ये होल पावर n जो होगा उस n की वैल्यू हमारे साथ 1/2 होगी, ताकि वो इन स्क्वायर्स को कैंसल आउट करके आपके साथ वापस मीटर्स पर सेकंड आंसर दे सके। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके साथ मेजरमेंट से लिया गया है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। द पावर लॉस इन अ रेजिस्टर इज बाय द फॉर्मूला P is equal to V square divided by R. The uncertainty in the, ये P नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपके साथ R नहीं है, ये P है, यहाँ पे ये गलती हुई है। The uncertainty in the potential difference is 3% and the uncertainty in the resistance is 2%. What is the uncertainty in power? तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप पावर के लिए इक्वेशन लिख दें कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और फिर आपको पता है कि आपके साथ मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो है वो ऐड अप हो जाती है। तो आपके साथ वी स्क्वायर है तो v की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 3% है, लेकिन इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि आपके साथ v स्क्वायर है, और फिर प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस, और इसमें आप सिंपल वैल्यूज पुट कर लें तो आपके साथ इससे 8 आंसर आ जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपके साथ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो भी आपके साथ जो है मेजरमेंट से ही लिया गया है। एक क्वांटिटी x को डिटरमाइन किया गया है विद द फॉर्मूला x इज इक्वल टू p माइनस क्यू। p की वैल्यू आपको गिवन है और साथ में q की वैल्यू आपको गिवन है, और ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये आपको मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी के फॉर्म में गिवन है। What is the percentage uncertainty in Z to one significant figures? स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ तो Z का बिल्कुल जिक्र ही नहीं हुआ। तो मुझे इस तरह लगता है कि ये Z नहीं है बल्कि ये X है। हमें X की परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो फाइंड करनी है। लेकिन जब मैंने इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए आपको क्या करना होगा कि सब तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी।
तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें पता है कि आपके साथ जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो आपस में ऐड अप हो जाते हैं। तो एक तो आप 1.27 से 0.83 माइनस कर लें तो उससे आपके साथ 0.44 आ जाएगा। लेकिन चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड अप होती है। तो अनसर्टेनिटीज आपके साथ 0.03 आएगी, और अगर आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100% कर लें। इससे आपका करेक्ट आंसर जो है वो 6% आता है। और एक भी ऑप्शन आपके साथ 6% मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये बी और डी ऑप्शन आप देख लें तो ये दोनों सेम है। शायद इसमें एक जो है वो 6% हो, इसमें मिसप्रिंट हुआ हो शायद। तो इसका करेक्ट आंसर आपके साथ 6% है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो व्हेन, चार ऑप्शंस आपको गिवन है कि व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, when both velocity and displacement are zero, और when both velocity and displacement are maximum। स्टूडेंट्स इस पे आपके एक्सरसाइज में एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी मौजूद है, और आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो है मीन पोजीशन पे जीरो होती है। और मीन पोजीशन की कंडीशन क्या है? मीन पोजीशन की कंडीशन है कि आपके साथ डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो होता है और वेलोसिटी वहां पे मैक्सिमम होती है। आपके साथ हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि मीन कंडीशन, मीन पोजीशन की कंडीशन है x इज इक्वल टू 0, और एक्सट्रीम पोजीशन की कंडीशन है x इज इक्वल टू x नॉट। तो आपके साथ इसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें करेक्ट ऑप्शन आप ऑप्शन बी है। एक्सेलरेशन उस वक्त मैक्सिमम होती है जब डिस्प्लेसमेंट आपके साथ जीरो होता है। सॉरी, एक्सेलरेशन उस वक्त जीरो होती है जब डिस्प्लेसमेंट भी आपके साथ जीरो होता है। तो इसमें हम जो है अगर आप इसके रीजन को देखें तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वेलोसिटी का इक्वेशन ले लें और एक्सेलरेशन का इक्वेशन ले लें, और फिर आपको पता है कि एट मीन पोजीशन की कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू 0। तो आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो आपको वेलोसिटी मैक्सिमम मिल जाती है और एक्सेलरेशन आपको 0 मिल जाती है। तो एक्सेलरेशन 0 किस वक्त पर होती है? जब आपके साथ डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स from ground at the initial speed of 15 meters per second. Air resistance is negligible. Find the maximum height gained by the stone। तो स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन से सॉल्व कर सकते हैं। vi की वैल्यू आपके साथ 15 है, चूंकि वर्टिकली अपवर्ड है तो थीटा की वैल्यू आप 90 ले लें, और आप आसानी से फॉर्मूला में सॉल्व करके आपके साथ इसका आंसर 11 आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 थर्मोडायनामिक्स से लिया गया है। एवापोरेशन जो है डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, टेम्परेचर, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स ये एक जनरल क्वेश्चन है, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको दी गई है इस क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स याद रखें कि एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज द एस्केप ऑफ द एनर्जेटिक एंड सरफेस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लिक्विड एट एनी टेम्परेचर। आपके साथ किसी भी टेम्परेचर पर आपके साथ लिक्विड जो सरफेस पर मौजूद हो और साथ में एनर्जेटिक भी हो, वो लिक्विड के सरफेस को छोड़ देते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये हर टेम्परेचर पे होता है, और आपके साथ ये एवापोरेशन का प्रोसेस किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता। स्टूडेंट्स आप में से बहुत से स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो शायद वो ऑप्शन सी को करेक्ट कर दे कि एवापोरेशन सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक छोटा सा ट्रिक है, उसे समझें कि आपके साथ एवापोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो हर एक चीज से इंडिपेंडेंट है,
और वो हमेशा हर टेम्परेचर पे होता है। लेकिन एक दूसरी चीज है जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ एवापोरेशन। स्टूडेंट्स, रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो सरफेस एरिया, टेम्परेचर पर, विंड पर, बॉइलिंग पॉइंट पर, ह्यूमिडिटी पर, वो जो डिपेंड करता है, तो वो एवापोरेशन नहीं है, वो एवापोरेशन का रेट है। तो इसमें स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दीज। लेकिन अगर ये रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन होता तो फिर हम इसमें ऑप्शन सी करेक्ट करते, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 10 moles of water from 70 to 80 Kelvin molar heat capacity is given। आसान सा क्वेश्चन है, मोलर स्पेसिफिक हीट का क्वेश्चन है। इसमें आप डेल्टा क्यू की वैल्यू एन सी डेल्टा टी पुट कर दें और सारी डेटा इसमें आप पुट कर दें, आपके साथ आंसर आ जाएगा। और इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके साथ ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके साथ डायनामिक्स से ये क्वेश्चन लिया गया है। A uniform horizontal footbridge is 12 centimeter 12 long and weighs 4000 Newton. It rests on two supports X and Y। ये आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, आपके साथ ये एक X सपोर्ट है, एक Y सपोर्ट है, ठीक है। और इसकी वेट जो है इस प्लांक की वो 4000 न्यूटन है। साथ में a man of weight 600 Newton is at a distance of 4 centimeter from the support X। What is the upward force on the footbridge from support X? ये X पॉइंट पर जो है आपके साथ अपवर्ड फोर्स जो है वो कितना होगा? 2200 न्यूटन, 2300 न्यूटन, 2400 न्यूटन और 2600 न्यूटन। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसको आपने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के थ्रू सॉल्व करना है। आपके साथ जो है इस क्वेश्चन में चूंकि ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, तो इसने फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई करना है और इसने सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो हम इसको जो है फर्स्ट कंडीशन के थ्रू अगर हम देखें, तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे साथ होगा इस केस में द डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस। स्टूडेंट्स, उसमें मसला ये होगा कि एक फोर्स एक्स पर अपवर्ड अप्लाई होगा जो कि अननोन है, और दूसरा फोर्स वाई पर अपवर्ड अप्लाई होगा जो कि वो भी अननोन है। तो अगर आप फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करोगे तो आपके साथ इसमें दो अननोन्स आएंगे, तो फर्स्ट कंडीशन से आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं इस पे जो है सेकंड कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, और सेकंड कंडीशन में मैं पॉइंट y को, इस पॉइंट को मैं एज अ पिवट कंसिडर कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सेकंड कंडीशन में आप जिस पॉइंट को पिवट कंसिडर करते हैं, उस पॉइंट से जितने भी फोर्सेस गुजरते हैं वो टॉर्क में कंट्रीब्यूशन नहीं देते, तो वो फोर्स कंडीशन में फिर मेंशन नहीं होते। तो सेकंड कंडीशन में अगर मैं y को पिवट कंसिडर कर लूं, तो fy की आपके साथ बात ही नहीं होगी, सिर्फ fx की बात होगी, और वो एक ही अननोन होगा, और उसके हेल्प से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आप देखें कि आपके साथ जो है इस प्लांक का वेट है 4000 न्यूटन, और ये आपके साथ जो है चूंकि टोटल डिस्टेंस तो इस प्लांक की वो आपके साथ 12 मीटर है, लेकिन वेट जो है वो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होता है, तो वो आपके साथ 6 सेंटीमीटर पे होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स ये बात है कि आपके साथ जो है वेट ऑफ द पर्सन और वेट ऑफ द प्लांक, इन दोनों की मोमेंट्स जो है वो एक साइड पे है, और उस एक्स वाले फोर्स की मोमेंट दूसरे साइड पे है। तो आप मोमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट से इसे सॉल्व करें, और आपके साथ आसानी से स्टेटमेंट का आंसर आपके साथ आ जाएगा 2400 न्यूटन, और इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके साथ ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपका वेव से लिया गया है। The sound wave has a frequency of 2500 hertz and a speed of 15 meters per second. What is the shortest distance from a point of maximum pressure in the wave
to the point of minimum pressure in the wave. Students, आपको पता है कि साउंड वेव्स को हम प्रेशर वेव्स भी कहते हैं, और साउंड वेव्स में आपके साथ प्रेशर डिफरेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, आपके साथ कंप्रेशंस और रेयरफ्रैक्शंस होते हैं, जिसमें आपके साथ हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि बिल्कुल हाई प्रेशर के पॉइंट से लो प्रेशर पॉइंट तक कितना डिस्टेंस गिवन होगा। स्टूडेंट्स, पहले तो आप जरा इसकी ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन देखें। ये ग्राफिकली आपको एक कंप्रेशन दिखाई दिया है और एक रेयरफ्रैक्शन दिखाई दिया है। इस कंप्रेशन का जो दरमियान का लाइन है और रेयरफ्रैक्शन का जो दरमियान का लाइन है, इन दोनों के दरमियान अगर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सो दैट डिस्टेंस इज लैम्डा बाई 2। इसके अलावा आपके साथ जो साउंड वेव्स हैं, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि हम साउंड वेव्स के लिए एक स्पेशल किस्म का ग्राफ डिस्कस करते हैं। दैट ग्राफ इज कॉल्ड प्रेशर डिस्टेंस ग्राफ या प्रेशर टाइम ग्राफ। तो अगर प्रेशर डिस्टेंस ग्राफ में हम उसे प्लॉट करें, तो ये पॉइंट आपको हाई प्रेशर दिखाई दे रहा है और ये पॉइंट आपको लो प्रेशर दिखाई दे रहा है, और आपके साथ हाई प्रेशर और लो प्रेशर के दरमियान जो फासला है, दैट इज लिम्डा। मतलब इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि ये जो मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, वो आपको पता होना चाहिए कि दैट डिस्टेंस इज एक्चुअली लिम्डा बाई 2, और इस क्वेश्चन में हमने लिम्डा बाई 2 डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप लिम्डा डिस्टेंस फाइंड कर लें। आपके साथ फ्रीक्वेंसी और स्पीड दोनों गिवन है, फार्मूला यूज करके लिम्डा फाइंड करें और उस लिम्डा को 2 पे डिवाइड करें, और करेक्ट ऑप्शन नंबर बी को आप सर्कल कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A mass m is support from a spring constant k. The angular frequency of the oscillation is simple formula के थ्रू आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, जब हम जनरल सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमारे साथ कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आया, और जब हम मास स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त हमारे साथ कांस्टेंट k बाई m की इक्वल आया था, और जब हमने जनरल सिंपल हार्मोनिक मोशन के कांस्टेंट को मास स्प्रिंग मोशन के कांस्टेंट के साथ कंपेयर किया, तो हमारे साथ ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट k बाई m आई, और यही उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके साथ ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो मेजरमेंट से लिया गया है। विच एक्सप्रेशन यूजेस SI बेस यूनिट विच इज इक्विवेलेंट टू वॉल्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें जो है मैंने आपके साथ वॉल्ट का यूनिट लिया है, और मैंने इसको बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने वॉल्ट्स का यूनिट V इज इक्वल टू IR के फार्मूला से लिया है, लेकिन ये मैंने साथ में फिर आगे लिखा है नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता, फिर मुझे डिस्टेंस में राव L बाय A पुट करना होता, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता। मुझे अचानक इस वक्त एक दूसरा फॉर्मूला याद आया, जो आपके साथ है वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो उसकी जगह जाउल्स पर कूलम आ गया, और आपके साथ जाउल्स जो है वो न्यूटन मीटर के इक्वल है, कूलम जो है वो एम्पेयर सेकंड के इक्वल है। फिर न्यूटन की जगह आप केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लें, और बहरहाल इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, तो आपके साथ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब इनटू एम्पेयर, और इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके साथ ऑप्शन नंबर डी है। अगर आप इन क्वांटिटीज को न्यूमरेटर से ऊपर ले जाएं, तो आपके साथ ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके साथ वेव से लिया गया है। द स्टेशनरी साउंड वेव हैज अ सीरीज ऑफ नोड्स। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सिक्स्थ नोड इज 30 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, पहले तो आप इसका डायग्राम ड्रॉ करें, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स नोड्स जो है उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो आपके साथ 30 सेंटीमीटर है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस वो लैम्डा बाई 2 होता है।
तो आपके साथ ये 1 लेमडा बाई 2, 2 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 4 लेमडा बाई 2 और 5 लेमडा बाई 2। तो ये 5 हाफ वेवलेंथ्स हैं जो 30 के इक्वल है। तो आप इससे सबसे पहले हाफ वेवलेंथ फाइंड करें, 30 डिवाइडेड बाई 5, उससे 6 आ जाएगा और फिर इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो लेमडा इज इक्वल टू 12 आपके साथ सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपके साथ मेजरमेंट से लिया गया है। हाउ मेनी क्यूबिक नैनोमीटर्स आर देयर इन क्यूबिक माइक्रोमीटर्स। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि आपके साथ 1 मीटर जो है वो 10⁻6 माइक्रोमीटर के इक्वल होता है, और आपको ये भी पता है कि 1 मीटर जो है वो 10⁹ नैनोमीटर के इक्वल होता है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप जरा जो है वो कंपेयर कर लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ 10⁻6 माइक्रोमीटर जो है वो 10⁹ नैनोमीटर के इक्वल हो जाएगा। और इससे आप कैंसलेशन कर लें तो 1 नैनोमीटर जो है वो 10 क्यूब माइक्रोमीटर की इक्वल हो जाएगा। और इसमें आप फिर क्यूब्स ले लें दोनों साइड पे, तो 1 नैनोमीटर जो है उसमें 10⁹ जो है आपके साथ माइक्रोमीटर्स होते हैं, सॉरी 1 माइक्रोमीटर में आपके साथ 10⁻9 नैनोमीटर क्यूब्स होते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके साथ ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A man standing in a lift that is accelerating downward, which statement describes the force by the man on the floor? स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है एपरेंट और रियल वेट का क्वेश्चन है। हमेशा याद रखें कि आपके साथ जब कोई बॉडी रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही हो, तो उसमें आपके साथ रियल वेट और एपरेंट वेट दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कर रही हो या अपवर्ड डिसेलरेशन कर रही हो, तो फिर एपरेंट वेट जो है वो रियल वेट से कम हो जाता है। और अगर कोई बॉडी अपवर्ड डिसेलरेशन कर रही हो या डाउनवर्ड सॉरी अपवर्ड जो है वो एक्सेलरेशन कर रही हो, वो डिसेलरेशन कर रही हो, तो फिर उसका एपरेंट वेट रियल वेट से ज्यादा होता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि इट इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका एपरेंट वेट जो होगा वो इसके रियल वेट से कम होगा। तो ऑप्शन ए है इट इज इक्वल टू द वेट, गलत। ऑप्शन बी इट इज ग्रेटर देन द फोर्स। ऑप्शन सी इट इज लेस देन द फोर्स एक्सर्टेड। और ऑप्शन डी इट इज लेस देन द वेट ऑफ द मैन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी है, इट इज लेस देन द वेट ऑफ द मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो आपके साथ थर्मोडायनामिक्स से लिया गया है। द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज नियरली इक्वल टू। अच्छा, तो आपको दो टेम्परेचर्स गिवन है, एक आपके साथ जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक आपके साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपके साथ इफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1-2 डिवाइडेड बाई T1। लेकिन स्टूडेंट्स इस इफिशिएंसी के फार्मूला में कुछ स्टूडेंट्स आपके साथ गलती कर सकते हैं, और वो आपके साथ 1-0 डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखें कि ये जो थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर है, इसमें जब भी आप टेम्परेचर की वैल्यू पुट करें, सबसे पहले आप उसको किल्विन में कन्वर्ट करके पुट करें। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो 1-0 डिवाइडेड बाय 100 नहीं होगी, बल्कि 1-273 डिवाइडेड बाय 373 होगी। क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को भी आपने किल्विन में कन्वर्ट करना है जो 273 के इक्वल है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को भी आपने किल्विन में कन्वर्ट करना है जो आपके साथ 373 किल्विन के इक्वल है। और इसको फिर आप फाइंड करें तो आपके साथ इसकी इफिशिएंसी 25% आती है, और करेक्ट ऑप्शन आपके साथ इसका ऑप्शन नंबर बी है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे
यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम सेकेंड ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।